जी, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोडक्ट वैलिडेशन के ऊपर, या जिसको आप समझ लीजिए प्रोडक्ट वैल्यूएशन भी कहा जाता है। कि जो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्ट हंटिंग को डिस्कस किया था, प्रोडक्ट हंटिंग में बेसिकली जिन चीज़ों को हमने देखा था वो ये था, आपको सबसे पहले प्रोडक्ट चाहिए जो आपने सेल करनी है, और अगर प्रोडक्ट आपको मिल जाती है तो फिर आप इजीली प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अमेजोन पे सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जितनी बड़ी ये मार्केट है उतनी ही चैलेंजिंग मार्केट है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इमेच्योर सेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि दे गेट फैसिनेटेड कि यार फलां चीज मेरे पास है तो मैं ये प्रोडक्ट बेच तो कमाल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वो अमेजोन पे जाते हैं तो अमेजोन पे वो नाकाम हो जाते हैं। तो इस हवाले से हम क्या करते हैं कि जब हम एक प्रोडक्ट हंट करते हैं तो प्रोडक्ट हंट करने के बाद उसको वैलिडेट करना बड़ा ज़रूरी होता है कि क्या हमें इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए या नहीं लॉन्च करना चाहिए। अगर आप वैलिडेशन कर लेंगे तो फिर आप फॉर श्योर उस पर कामयाब हो सकते हैं। तो इसको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को हम जल्दी से पहले देख लेते हैं, उसके बाद हमने आज टूल्स को इस्तेमाल करना है और प्रैक्टिकली हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट को हंट कैसे करेंगे और फिर उसको वैलिडेट कैसे करेंगे। ये दोनों चीजें आज हमने प्रैक्टिकली देखनी है टूल्स के जरिए। तो आपने क्या करना है कि जब हम प्रोडक्ट की वैलिडेशन कर रहे होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपने सर्च किया, फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि कोई प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान टेक्सटाइल में बहुत फेमस है, मैं कहता हूँ कि मैं अमेजोन पे बेड शीट्स बेचना चाहता हूँ। तो अब अगर मैंने बेड शीट्स बेचनी है या मैंने टी शर्ट्स बेचनी है या मैंने कोई ग्लव्स बेचने हैं या मैंने सर्जिकल का सामान बेचना है जो कि पाकिस्तान की स्पेशलिटी है, मैं ऐसे नहीं हो सकता कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स में कहूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं और मैं ये प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करना शुरू कर दूं। उसके लिए आपको प्रोडक्ट को वैलिडेट करना पड़ेगा। तो जब हमने प्रोडक्ट को वैलिडेट करना है तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके पास ये 12 कंपोनेंट्स हैं। आपने प्रोडक्ट के 12 तरीके से 12 एंगल से उसको चेक करना है कि क्या इस प्रोडक्ट को मैं बेचना चाहिए मुझे अमेजोन पे कि नहीं। अगर ये 12 आप जो चीजें चेक करते हैं, 12 कंपोनेंट्स चेक करते हैं और आपके क्राइटेरिया पे ये कंपोनेंट्स पूरे उतरते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने प्रोडक्ट को वैलिडेट कर लिया, प्रोडक्ट अच्छी है। अब आप सोर्सिंग की तरफ और बाकी चीजों की तरफ जा सकते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जब आपने प्रोडक्ट को हंट किया उसके बाद वैलिडेट करना है, यानी आपने प्रोडक्ट हंट कर ली बेडशीट्स, आपने कहा जी बेडशीट्स मैं आसानी से पाकिस्तान से सोर्स भी कर सकता हूँ और मुझे सस्ती भी मिल जाएंगी, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, मैं ऑलरेडी ये चीजें बेच रहा हूँ। या कुछ लोग टी शर्ट्स बेच रहे हैं, वो कहते हैं यार टी शर्ट मैं अमेजोन पे बेचना चाहता हूँ। लेकिन उसको वैलिडेट करने के लिए मैंने आपको बताया ये 12 पॉइंट। सबसे पहले हमने देखना है रिव्यूज, उसके रिव्यूज कितने, फिर उसका सर्च वॉल्यूम देखना है, फिर एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, फिर उसका रेवेन्यू कितना आ रहा है, फिर अमेजोन खुद उसको बेच रहा है या नहीं, या कोई ऐसा तो नहीं कि कोई एक आधा ब्रांड जो है वो डोमिनेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्ट ट्रेंडी है जो एक खास वक्त में उसकी सेल शुरू होती है और उसके बाद खत्म हो जाती है, या प्रोडक्ट सीजनल है, इसको चेक करना है। उसका वेट कितना है, प्रोडक्ट की रैंकिंग रेटिंग कितनी है, लिस्ट जो है वो कितनी देर की है, यानी बाकी जो लोग हैं वो कितना देर पहले से बेच रहे हैं, और मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। ये 12 चीजें चेक करने के बाद आप फैसला करेंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट अमेजोन पे लॉन्च करनी चाहिए या नहीं लॉन्च करनी चाहिए। तो आइए वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने रिव्यूज देखने हैं, ये बेशक आप नोट करते जाएं कि मैंने पहला काम क्या करना है कि हमने प्रोडक्ट को कैसे रिव्यू वैलिडेट करना है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट के रिव्यूज देखेंगे। अभी मैं अमेजोन पे आपको प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा, लेकिन पहले नोट्स बना लें ताकि ये नोट्स आपके पास हों और फिर आपने खुद इसको वैलिडेट करना है। मेरे साथ साथ नोट आपने जरूर करना है। सबसे पहले हमने पॉइंट क्या चेक करना है, कोई भी प्रोडक्ट हमने सर्च की, लेट से बेडशीट सर्च की, जो हमारे पास बेडशीट आई, कोई एक तो सेलर नहीं होगा, बेशुमार सेलर्स आ जाएंगे। जो सेलर्स आएंगे मैंने उनको क्या देखना है, उनके रिव्यूज देखने हैं। अगर मैं यूएसए में बेच रहा हूं
तो एवरेज रिव्यू ऑफ टॉप 10 सेलर्स 1500, यानी मैंने पहले टॉप 10 जो सेलर्स हैं उनके एवरेज रिव्यू देखने हैं कि वो 1500 होने चाहिए। 1500 से ज्यादा रिव्यूज हो गए तो मेरे लिए उसको compete करना मुश्किल हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर मैं यूके में बेच रहा हूं तो मुझे इस चीज को देखना है कि जो टॉप 10 सेलर्स हैं उनके एवरेज रिव्यू 1000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जब 1000 से ज्यादा रिव्यूज होंगे तो उसको compete करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। याद रखिए कि Amazon बहुत कंपेटिटिव मार्केट है। ऑलरेडी जो लोग बेच रहे हैं वो बहुत कंपटीशन में है, और फिर चाइना से हम सोर्सिंग करते हैं। चाइना खुद सबसे बड़ा कंपेटिटर है और वो लोगों को एंटर नहीं होने देता। इसलिए हमने क्या करना है कि बड़े सेफ जोन के अंदर रह के हमने काम करना है। प्रोडक्ट के रिव्यूज यूएसए के लिए 1500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए और यूके के लिए 1000 से ज्यादा रिव्यूज नहीं होने चाहिए। ये मेरा टफ क्राइटेरिया आप समझ लीजिए कि मैंने इसी पे करना है। हाई रिव्यू का क्या मतलब है? मोर कंपटीशन, मोर एडवर्टाइजमेंट, मोर मार्केटिंग कॉस्ट आ जाएगी। हाई रिव्यू, मोर सोशल प्रूफ। यानी ये रिव्यूज इंपॉर्टेंट हैं। रिव्यूज सेलर के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि बायर कन्विंस होता है रिव्यूज के ऊपर, लेकिन रिव्यूज जब कंपेटिटर के ज्यादा होंगे तो उसको compete करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पहला चेक पॉइंट क्या होगा प्रोडक्ट को वैलिडेट करने का? रिव्यूज। हाँ जी, समझ आ रही है जी सबको? जी सर। ओके। जी सर, समझ। जी, रिव्यूज आपने पहले देख लिए। उसके बाद आपने दूसरी चीज क्या चेक करनी है? दूसरी चीज चेक करनी है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम एक्चुअल में जब आप किसी प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होते हैं तो किसी नाम से सर्च करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा बेडशीट या फिटेड बेडशीट। अब ये जो बेडशीट या फिटेड बेडशीट जो है, ये जो अल्फाज हैं इनको टेक्निकली हम क्या कहते हैं? कीवर्ड्स। आपने ये देखना है कि जो कीवर्ड्स हैं इनका सर्च वॉल्यूम, ये बेसिकली लास्ट टाइम भी जो है ये स्लाइड दोबारा रिपीट हो गई थी। तो जो सर्च वॉल्यूम है इसका मैं आपको एंड पे बताऊंगा। दोबारा आखिरी स्लाइड वो है। तो सर्च वॉल्यूम भी हमने देखना है कि अगर एक कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है तो उससे क्या होगा कि आपको आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको बेचना। यानी टॉप 10 जो हैं उनका सर्च वॉल्यूम आप ये समझ लीजिए कि अगर 1,00,000 के करीब उसका सर्च वॉल्यूम है, 1,00,000 लोग उसको एवरेज सर्च वॉल्यूम इतना है, तो फिर वो यूएसए और यूके दोनों के लिए सेफ है। लेकिन अगर सर्च वॉल्यूम कम है तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यदि लोग उसको सर्च ही नहीं कर रहे तो फिर मेरे लिए उसको बेचना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी जो चीज हमने देखनी है वो है प्राइस। तीसरा जो एलिमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट को वैलिडेट करने का। अब प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, प्राइस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरी प्रोडक्ट बहुत महंगी होगी तो मैं नया सेलर हूं, कोई बंदा नए सेलर से महंगी चीज नहीं खरीदता। पहला पॉइंट तो ये है। इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए। और अगर मेरी प्रोडक्ट बहुत सस्ती होगी तो उसमें मेरे पास मार्जिन बहुत कम होगा, मेरे पास प्रॉफिट नहीं आएगा। तो वो तो मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं तो खाली नेकी तो नहीं कर रहा कि लोगों को घर पे चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं। इसलिए आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट की प्राइस ऐसी होनी चाहिए कि जो बिक भी सके और जिससे आपको प्रॉफिट भी हो। इसलिए जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वो ये है कि अगर आप यूएसए में बेच रहे हैं या यूएसए में बेचना चाहते हैं तो आपकी जो प्राइस है वो $15 से $40 के दरमियान होनी चाहिए। $15 से कम की प्राइस हम इसलिए नहीं बेचते क्योंकि इसमें बेशुमार ऐसे एक्सपेंसेस हैं। अमेज़न को आपने पे करना है, आपने जो है वो बेशुमार और चीजें हैं। जैसे आपने प्रोडक्ट खरीदी है उसकी प्राइस है, फिर उसके बाद उसके फ्रेट चार्जेस हैं, फिर अमेज़न की जो है वो 8-10 किस्म की फीसें हैं जो आपने पे करनी है। वो भी मैं सारी आपको जो है वो बताऊंगा। तो इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए प्रॉफिट मार्जिन रखना। इसलिए स्टैंडर्ड आपने ये रखना है कि $15 से $40 के दरमियान उसकी प्राइस होनी चाहिए। इफ लोअर देन 15 then no margins, if higher than 40 यानी 39.99 then high budget requirement। अब उसमें क्या है कि बजट आपको ज्यादा, क्योंकि इन्वेंटरी कम से कम तो 500 पीसेस तो लेंगे। अब 500 पीसेस
कि अगर आपकी कॉस्ट ही ज्यादा आ जाएगी तो पहली प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा कॉस्ट का मतलब है रिस्क। इसलिए पहले आपकी कोशिश ये करनी है कि कम से कम बजट के साथ आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें या आप अपने इन्वेस्टर की प्रोडक्ट को लॉन्च करें। और अगर आप यूके में लॉन्च कर रहे हैं तो यूके में आपने ये देखना है कि 12 पाउंड से लेके 25 पाउंड यानी 11.99 टू 24.99 प्राइस आपने ये चेक करनी है कि मेरे लिए वो प्रोडक्ट होगी जो इस प्राइस में। अब अगर कोई प्रोडक्ट है बहुत अच्छी है और उसकी प्राइस है $40 40 पाउंड, अब मुझे अट्रैक्टिव तो बहुत लगी, लेकिन 40 पाउंड की प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए मुझे बजट भी हैवी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास अभी इतना बजट नहीं है, तो फिर मुझे ऐसी प्रोडक्ट लेनी चाहिए कि जो $12 से 12 पाउंड से 25 पाउंड के दरमियान हो, इससे ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो। ये मेरा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट मैंने ये देखना है कि क्या ऑलरेडी लोग जो ये चीजें बेच रहे हैं क्या वो प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर वो प्रॉफिट बना रहे हैं तो मैं भी प्रॉफिट बनाऊंगा। लेकिन ऑलरेडी जो टॉप 10 आपने देखे कि वही बेचारे बड़े मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, तो आपको ऐसी नीच में घुसने की जरूरत नहीं है जहां पे ऑलरेडी लोग प्रॉफिट नहीं कमा रहे। आप जब उसमें चले जाएंगे तो आप भी प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, तो आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए रेवेन्यू का क्राइटेरिया क्या देखना है कि यूएसए में अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आपने ये देखना है कि टॉप 10 सेलर सेलिंग मोर देन $15,000 अ मंथ, यानी महीने में ये जो टॉप 10 सेलर हैं वो तकरीबन $15,000 तो अक्यूमुलेटिवली ये कमा रहे हैं। और यूके में अगर बात करें तो आपने देखना है कि कम से कम जो मिनिमम है वो ये है कि वो 10,000 यानी 10,000 आप समझ लीजिए पाउंड जो हैं वो बना रहे हो, या $10,000, या ये $10,000 का मतलब है 7,000 पाउंड। तो इसमें क्राइटेरिया चूंकि ये कंपेटिटिव मार्केट है इसलिए कम से कम $15,000 का रेवेन्यू अगर ऑलरेडी टॉप 10 बना रहे हैं तो उसमें मैंने मुझे जाना चाहिए। और ये थोड़ी कम कंपेटिटिव मार्केट है, नई मार्केट है, इसलिए मुझे ये है कि अगर डॉलर्स की बात करें तो $10,000 भी बना रहे हैं तो आप भी उसमें अगर एंटर हो जाएंगे तो आप भी प्रॉफिट बना सकेंगे। तो रेवेन्यू भी आपने चेक करना है कि रेवेन्यू कितना ऑलरेडी टॉप 10 सेलर्स बना रहे हैं। उसके बाद आपने जो चीज नेक्स्ट चेक करनी है वो ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्रोडक्ट मैं बेचने जा रहा हूं कोई एक ब्रांड ही उसके ऊपर डोमिनेंट है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि जी कोई एबीसी ब्रांड है, सिर्फ उसी की लिस्टिंग नजर आ रही है, अब एबीसी ब्रांड की मोनोपोली बन गई है और आप तो नए सेलर हैं, आप नए सेलर उस बंदे से कॉम्पीट नहीं कर सकते। इसलिए आपने ये चेक करना है कि अगर आप चीजें बेच रहे हैं तो वो ब्रांड डोमिनेंट नहीं होने चाहिए। ये चीज भी आपने देखनी है। तो ब्रांड डोमिनेशन को कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने क्राइटेरिया ये रखना है कि टॉप 10 लिस्टिंग शुड नॉट हैव 3 or more लिस्टिंग ऑफ सेम ब्रांड। यानी एक ब्रांड जो है आप टॉप 10 ले रहे हैं ना किसी भी प्रोडक्ट के टॉप 10 सेलर्स कौन से हैं, उनमें एक ब्रांड का नाम 3 से ज्यादा दफा नहीं आना चाहिए। वैसे तो 3 दफा भी टफ हो जाता है, लेकिन आपने चेक करना है 3 से ज्यादा दफा एक ही ब्रांड जो है उसको ना सेल कर रहा। दूसरी बात, वन सेलर गेटिंग चंक ऑफ ऑल सेल्स इज नॉट गुड। अब ये भी आपने चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने टॉप 10 सेलर निकाले हैं, अब मैंने आपको बता दिया जी कि उसकी जो सेलर जो मंथली जो सेल्स है वो $15,000 से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर $15,000 में से $12,000 एक ही सेलर बना रहा है और बाकी जो सेलर्स हैं वो कोई $500 बना रहा है, कोई $1,000 बना रहा है, कोई $300 बना रहा है, कोई $200 बना रहा है, तो मुझे ये देख लेना चाहिए कि ये मार्केट मेरे लिए खतरनाक है। क्यों? क्योंकि एक ब्रांड डोमिनेंट है, वो दूसरों को पहले कोई कमाने नहीं दे रहा। तो आपने भी जाके अगर 100 मतलब आप समझ लीजिए 100 पाउंड, 200 पाउंड, 500 पाउंड या $500 बनाने हैं अगर यूएसए में कर रहे होंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पहले 9 जो उसके साथ compete कर रहे हैं वो भी उसने नहीं compete करने दिया, तो आप नए होंगे, आप तो ज्यादा कमजोर हैं, आप तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने हर चीज को चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही सेलर जो है वो सारी चीजों के ऊपर डोमिनेंट है। अगर है तो मैं उस प्रोडक्ट को छोड़ दूंगा। फिर आपने देखना है 2 or 3 sellers getting all the sales is not good। और एक की बजाय अगर 2-3 सेलर्स ही हैं
वही सारा पैसा इकट्ठा किए जा रहे हैं, तो वो भी चीज गलत है, वो भी आपके लिए मार्केट मुश्किल हो जाएगी। तो इसको भी आपने चेक कर लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ब्रांड डोमिनेशन तो नहीं है। तो ब्रांड डोमिनेशन दो तरह की है, बाद बात एक ही ब्रांड का नाम बार बार आ रहा होता है, ये भी ब्रांड डोमिनेशन है। और बाद बात ऐसा होता है कि एक ब्रांड या दो तीन ब्रांड ही ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और बाकी कोई लोग पैसा नहीं कमा रहे, तो वो भी ब्रांड डोमिनेशन है। हमें ब्रांड डोमिनेशन को अवॉइड करना है। अगर किसी प्रोडक्ट में कोई ब्रांड डोमिनेंट है तो उसको मैं छोड़ के किसी और प्रोडक्ट को ढूंढना शुरू कर दूंगा, उसको फॉलो नहीं करूंगा। नेक्स्ट मुझे जो चीज चेक करनी है कि प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं कि जो प्रोडक्ट मैं बेचना चाह रहा हूं वो ट्रेंडी है। अब ट्रेंडी प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? ट्रेंडी का मतलब होता है कि जो किसी खास वक्त में उसका ट्रेंड बनता है और किसी वजह से उसका ट्रेंड फिर खत्म हो गया। यानी कोई चीज थी जो कोविड से पहले जो है वो बिक रही थी, कोविड के बाद वो बिकना बंद हो गई, इसका मतलब है वो ट्रेंडी है। और जब कोविड जो है वो खत्म हुआ, कम हुआ, तो वो बिकना शुरू हो गई। जब कोविड ज्यादा हुआ तो उसकी सेल कम होगी। तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी वजह से वो चीज की सेल ऊपर नीचे चलती है, इसका मतलब वो ट्रेंडी है। प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी। आपने देखना है प्रोडक्ट स्टेबल होनी चाहिए। वो ट्रेंडी कैसे चेक करेंगे? गूगल ट्रेंड्स, गूगल के अंदर जो है वो trends.google.com अगर आप चेक करेंगे तो उसमें किसी प्रोडक्ट को भी अगर आप डालेंगे गूगल के अंदर तो आपको वो पूरा ग्राफ शो कर देगा। आपने 5 साल का ग्राफ देखना है किसी भी कीवर्ड का, तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरह से उसका जो है वो ट्रेंड क्या है। ये अभी मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके बताऊंगा कि ट्रेंड कैसे चेक करते हैं। और अगर आप पहले इसको कंप्लीट कर लें फिर हम देखते हैं। फिर आपने चेक करनी है सीजनैलिटी। सीजनैलिटी का मतलब ये है कि आप सीजनल प्रोडक्ट्स जो है वो गलती से लॉन्च नहीं करेंगे। हाँ, सोच समझ के लॉन्च करें तो वो एक अलग चीज है, लेकिन गलती से लॉन्च नहीं करेंगे। अब सीजनल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे क्रिसमस डेकोरेशन, क्रिसमस ट्री है। अब क्रिसमस ट्री या क्रिसमस डेकोरेशन आपको पता है कि कब बिकते हैं? यूएसए में मैं लॉन्च कर रहा हूँ तो यूएसए में बहुत ज्यादा क्रिसमस ट्री जो है उसकी बड़ी डिमांड है, डेकोरेशन की बहुत डिमांड है। लेकिन बिकती कब है? नवंबर, मिड नवंबर में सेल शुरू हो जाती है, यानी 15 नवंबर से लेके 24 दिसंबर तक, ये इसका सीजन है। अब आप ये देखें कि आपने प्रोडक्ट वो लॉन्च कर दी जिसकी जो सीजन, जिसका सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना सीजन है। लेकिन अगर आपके पास प्लान नहीं था, प्लान आपने नहीं किया और ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, तो वो प्रोडक्ट आपके गले पड़ जाएगी। क्योंकि 24 दिसंबर के बाद, 25 दिसंबर के बाद वो उसने प्रोडक्ट ने बिकना नहीं। अगले 10-11 महीने वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगी, तो उसका क्या करेंगे? जितना आपने कमाया होगा उससे ज्यादा आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो प्लान करके सीजनल प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसको हम कहते हैं कैलेंडर लॉन्च। कैलेंडर लॉन्च में क्या होता है कि कुछ लोगों ने अपना प्लान किया होता है कि यार मैंने क्रिसमस डेकोरेशन बेचनी है और मैं बेचूंगा कैसे? मैंने ये चीज FBM Amazon को पहुंचानी है, मैंने उनको कहना है जी कि ये मैं चीज बेचना चाह रहा हूँ और मैंने पूरी वर्किंग कर ली है कि मैं क्रिसमस ट्री फॉर एग्जांपल बेचना चाहता हूँ या ट्री की डेकोरेशन बेचना चाहता हूँ। मुझे ये पता है कि यार मैं अगर जो है वो क्रिसमस डेकोरेशन बेचूं तो 500 पीसेस मेरे जो है वो 1.5 महीने में निकल जाएंगे, क्योंकि मैंने सेल्स चेक कर ली कि इसकी सेल जो है वो मैं कुछ भी ना कहूंगा तो 10, 15, 20 तो ऑर्डर दिन के आ ही जाएंगे। और अगर 20 मुझे ऑर्डर आ जाएंगे तो मेरे पास जो है वो 40 दिन है, तो 40 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा तकरीबन 800 के करीब जो है वो प्रोडक्ट बनती है। तो मैं जो है वो इसको कम से कम 500 पीसेस जो है वो इसके ले लेता हूँ और मैं ये अमेजोन को दे देता हूँ। और मुझे पता है कि इनकी इतनी डिमांड है कि उस सीजन में ये प्रोडक्ट बिक जानी है। अब वो अगर प्रोडक्ट बिक गई, आपका 24th को चलो 2-4-5 चीजें बच दें वो अलग बात है, लेकिन आपने मैक्सिमम प्रॉफिट बना लिया। ये एक अप्रोच अच्छी है कि आप सीजनल प्रोडक्ट प्लानिंग के साथ लॉन्च करें। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अभी क्रिसमस के लिए अमेजोन पे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने लॉन्च करनी थी उनके ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो अक्टूबर या नवंबर के शुरू तक अमेजोन के पास चली जानी चाहिए। क्योंकि जब हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसमें हमें बेशुमार वर्किंग करनी पड़ती है, उसकी सोर्सिंग और बाकी चीजों पे काफी ज्यादा जो है वो वक्त लगता है, उसको हम देखेंगे।
तो हमने सीजनैलिटी चेक करनी है। जानबूझ के सीजनल लॉन्च करना चाहे, प्लान के साथ लॉन्च करना चाहे, दैट इज वेरी गुड। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने बगैर सोचे समझे एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी जो सीजनल है। जैसे बात कर, कुछ प्रोडक्ट्स का तो वादे तौर पर पता चल जाता है कि ये सीजनल है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स का पता नहीं चलता। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ पेपर कप, तो हम कहते हैं यार पेपर कप भी तो 12 महीने जरूरत होती है, तो पेपर कप तो सीजनल नहीं है। लेकिन अगर रियलिटी में ट्रेंड जब हम देखते हैं तो ट्रेंड से अंदाजा होता है कि पेपर कप जो है वो कुछ खास महीनों में, यानी जब सेलिब्रेशंस होती हैं, जो क्रिसमस है, क्रिसमस के दिनों में या ईस्टर के दिनों में या और कुछ खास दिनों में, जब लोग पार्टीज करते हैं तो पार्टीज के सीजन में इसका जो ओवरऑल सेल है वो उसकी बढ़ जाती है। जब पार्टीज नहीं होती तो सेल कम हो जाती है। तो बाज़ ऐसा होता है कि लोगों को सीजनैलिटी का पता नहीं चलता, तो वो हम, अगर हमें ना पता चले तो गूगल ट्रेंड्स के जरिए हमने सीजनैलिटी चेक करनी है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद वेट आपने देखना है कि वेट कितना है। वेट को आप चेक करेंगे, प्रोडक्ट ओवर साइज नहीं होनी चाहिए। यानी आप ये समझ लें कि स्टैंडर्ड आपने ये रखना है कि जब आप नए सेलर हैं ना, तो नए सेलर को ये स्टैंडर्ड रखना है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट जो है वो 1.5 किलो से ज्यादा वजन की नहीं होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट 1.5 किलो से वजन उसका ज्यादा है तो उसकी डेफिनेटली मुझे काफी ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी, कॉस्ट उसकी ज्यादा हिट होगी, तो मेरे लिए उसको लॉन्च करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसका वेट भी आपने देखना है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट रेटिंग भी देखनी होती है कि एवरेज रेटिंग क्या है। यानी लोग रेट कर रहे होते हैं ना, जिस तरह गूगल रेटिंग है इसी तरह अमेजोन रेटिंग भी है। उसकी अमेजोन की भी रेटिंग देखनी है कि एवरेज रेटिंग ऑफ टॉप 10 शुड बी अबव 4.2, 4.2 से ऊपर होनी चाहिए। यानी 4.3 रेटिंग है तो वो ठीक है। और अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसपे टॉप 10 सेलर जो है उनकी रेटिंग जो है वो 4 आ रही है, 3.5 आ रही है, तो आप ये मत सोचिएगा कि लोगों की रेटिंग ठीक नहीं है तो मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा तो मेरी रेटिंग बड़ी ठीक हो जाएगी। बाज़ प्रोडक्ट्स होती ऐसी हैं कि नेचुरली उनके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स होता है, और वो जो है उनको लॉन्च करना या उनके जो चीज़ों को देखना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें इस चीज़ को चेक कर लेना चाहिए कि हमें इसको लॉन्च करना है या नहीं। जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिए जी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो रेटिंग है आपने ये भी चेक करनी है कि 4.2 से कम रेटिंग नहीं टॉप 10 लोगों की होनी चाहिए, अदरवाइज मेरे लिए वो मुश्किल हो जाएगा उसको कंप्लीट करना। नेक्स्ट जो है लिस्टिंग लाइफ। अब लिस्टिंग लाइफ क्या होती है? लिस्टिंग लाइफ का मतलब है कि जो ऑलरेडी सेलर्स हैं वो कितने पुराने हैं। अब ये लिस्टिंग क्या होती है कि जब अपनी प्रोडक्ट्स को आप अमेजोन पे शो करते हैं ना तो वो लिस्टिंग कहलाती है। तो जो जिन प्रोडक्ट्स के पर मैं सेल करने जा रहा हूँ उस पर मुझे ऑलरेडी जो कंपेटिटर है उनको चेक करना है कि एवरेज लाइफ ऑफ टॉप 10 सेलर शुड बी मोर देन 6 मंथ। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि एक नई बिल्कुल नीश बिल्कुल नई है जिसमें अभी लोगों ने, मतलब अभी उसका ट्रेंड शुरू हुआ है, तो वो ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं कि जो आप एनालिसिस कर रहे हैं वो कम से कम ऐसे सेलर्स का कर रहे हैं कि जो कम से कम 6 महीने पुराने तो हैं, ताकि आपको कोई ऐसा सरप्राइज ना मिले। तो इन चीज़ों को भी आपने चेक करना है। और आखिरी जो चीज़ आपने चेक करनी होती है वो ये देखना है कि क्या मैं इसमें वैल्यू ऐड कर सकता हूँ कि नहीं। अब वैल्यू ऐड करने का क्या मतलब है? वैल्यू ऐड करने का मतलब ये है कि आप देखिए अमेजोन इतना आसान प्लेटफॉर्म नहीं है कि एक बंदा बेडशीट बेच रहा है और आप कहें जी मैं भी बेडशीट बेचना शुरू कर दूं, तो लोग आपसे क्यों खरीदेंगे भी? देयर शुड बी अ रीजन। ऑलरेडी हजारों लोग बेच रहे हैं, आप भी उस पर बेचना शुरू कर देंगे तो इसमें क्या कमाल है कि लोग ऑलरेडी खरीद रहे हैं। आपसे लोग उस वक्त खरीदेंगे व्हेन यू विल ऑफर समथिंग डिफरेंट। और वो डिफरेंट कैसे होता है, इस पे बड़ा काम है। ये डिफरेंट ऑफर करना ना, ये बड़ी कमाल की चीज है। पहले हमने रिसर्च करनी है, जो ऑलरेडी लोग बेच रहे हैं मैं उनके रिव्यूज देखूंगा। मैं देखूंगा कि उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट है। और जो कंपेटिटर के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो मैं एज अ फीचर ऐड कर दूंगा प्रोडक्ट। तो क्या होगा, जब मैं एज अ फीचर ऐड कर दूंगा तो मैंने वैल्यू ऐड की। तो जब मैं कोई डिफरेंट चीज ऑफर कर रहा हूं तो फिर लोग मेरी प्रोडक्ट को खरीदेंगे। यानी देयर शुड बी अ रीजन के लोग आपको क्यों खरीदें।
और एक तो वैल्यू के हवाले से, दूसरी बात ये है कि दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप प्रोडक्ट को ऐड नहीं कर सकते, मतलब कोई उसमें फीचर ऐड नहीं कर सकते, इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, कोई वैल्यू ऐड कर देते हैं। वैल्यू ऐड दूसरे तरीके से क्या होती है कि छोटे से आइटम फ्री दे दें। जैसे आप फॉर एग्जांपल टॉर्च बेच रहे हैं, आप टॉर्च बेच रहे हैं तो आप देख रहे हैं जी बाकी सब लोग भी टॉर्च बेच रहे हैं, आप टॉर्च के साथ बैटरी फ्री दे दें। ये क्या हुआ, ये एक वैल्यू ऐड हो गई। ये चीज बेशक वो बड़ी माइनर सी होती है, लेकिन उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो लोग उस चीज की तरफ जाते हैं जहां पे उनको कुछ साथ मुफ्त में फ्री मिल रहा होता है या थोड़ा सा कुछ ज्यादा मिल रहा होता है। तो आपने इस चीज को देखना है कि आप कोई ना कोई कंपैटिटर की निस्बत कोई ना कोई प्लस वैल्यू देंगे, तो तब ही आपका जो बायर है वो आपसे खरीदेगा, अदरवाइज उसके पास कोई रीजन नहीं है। तो ये जो जितनी चीजें मैंने बताई हैं ना, उसका ये एक समरी है, क्राइटेरिया। यानी आप ये प्रोडक्ट अगर यूएसए में लॉन्च कर रहे हैं, बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर ये यूएसए में लॉन्च कर रहे हैं तो आप पहली चीज चेक करेंगे, एवरेज रिव्यू ऑफ टॉप 10 सेलर 1500। ये जंगल स्काउट जो लिखा है ना एक्सटेंशन, ये बेसिकली पेड टूल है, इनके ऊपर अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे काम किया जाता है। सर्च वॉल्यूम मिनिमम 12,000 एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट कीवर्ड्स की बात करें, जो सर्च वॉल्यूम मैंने बताया था, तो 12,000 से कम सर्च वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, एवरेज सेलिंग प्राइस 14.99 से 13.99। रेवेन्यू टॉप 10 सेलर्स का $15,000 से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। Amazon एज अ सेलर, यानी अमेजोन खुद भी बेचता है, अमेजोन जो है वो एज अ सेलर जो है वो कोशिश करे ना हो, लेकिन अगर हो तो 3 दफा से ज्यादा उसका नाम नहीं आना चाहिए, नॉट मोर देन 3 इन अ टॉप 10 लिस्ट। फिर ब्रांड डोमिनेशन, नॉट मोर देन 3 लिस्टिंग ऑफ द सेम ब्रांड इन टॉप 10। ब्रांड डोमिनेशन भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखें अमेजोन को जब आपने अमेजोन पे चीजें बेचनी है तो आपने अमेजोन को फीस देनी है, और वो फीसें जो होती है ना, आपकी प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू होता है उसका तीसरा हिस्सा होता है। मैं एक सिंपल सा आइडिया बता दूं, एक $30 की अगर आपने प्रोडक्ट बेचनी है ना, तो आप कहेंगे जी $30, आप $30 में से $10 अमेजोन ले जाएगा, $10 की तकरीबन कॉस्ट आ जाएगी और $10 आपको बच जाएंगे। ये 30-30-30 का जो है वो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब जहां पे अमेजोन खुद बेच रहा है तो उसके पास तो मतलब $30 की चीज है, वो तो $25 की भी बेच ले, क्योंकि पैसे तो उसी को बचने हैं। 25 की भी बेचेगा तो उसको $15 बच जाने। तो जहां पे अमेजोन खुद सेलर होगा, आपने उस लिस्ट को कोशिश करना है उसमें ना ही घुसे तो बेहतर। फिर ट्रेंडी को भी हमने देख लिया, सीजनैलिटी को भी देख लिया, वेट को भी देख लिया, प्रोडक्ट रेटिंग हमने कहा जी कि 4.2 से कम नहीं होनी चाहिए। लिस्टिंग लाइफ जो है वो 6 महीने से ज्यादा की होनी चाहिए, और वैल्यू आपने उसमें ऐड करनी है। ये चीजें आपने, क्राइटेरिया मैंने बता दिया प्रोडक्ट की वैलिडेशन का। ये प्रोडक्ट अगर आपकी वैलिडेट हो रही है तो फिर आप उसको जो है वो चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब प्रोडक्ट टू अवॉइड, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ओवरसाइज प्रोडक्ट आपने नहीं लॉन्च करनी, ब्रेकेबल प्रोडक्ट अवॉइड करनी है, हैजमेट प्रोडक्ट यानी कुछ जो जलने वाली, जिस तरह को ऐसी कि जिसको आग लग जाए, ऐसी प्रोडक्ट्स जो है वो आपने कोशिश करनी है ना बेचें। लिथियम की बैटरीज वगैरह जिसमें हो, वेपन्स हो, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स होती हैं जिसपे मतलब जो है वो कोशिश करनी है कि आप ना बेचें। नो पेटेंट, आप कोशिश करें कि अपनी प्रोडक्ट हो तो जिसपे आप जो है उसको आप पेटेंट करा के बेचें, या किसी की दूसरे की पेटेंटेड प्रोडक्ट्स जो है जो किसी ने रजिस्टर्ड करवाई हो, वो प्रोडक्ट आपने नहीं बेचनी। अच्छा जी, बजट की अगर हमने बात करें तो हमने कहा था जी कि फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए, लैंडिंग कॉस्ट अगर $5 है, कोई प्रोडक्ट आपने यूएसए में बेचनी है। लैंडिंग कॉस्ट का मतलब है कि जो अमेजोन के दफ्तर में आपकी चीजें पहुंच जाए, अमेजोन एफबीए के ऑफिस में चीजें पहुंच जाए, वेयर हाउस में, वो अगर चीज पहुंची $5 की। सेलिंग प्राइस अप टू, यानी आप जो प्राइस है वो आपकी $15 है। बजट रिक्वायर्ड $15,000। ये बजट, यानी अक्सर लोगों को कहते हैं जी मुझे कितना बजट चाहिए। अगर प्राइस जो है
वो $6.5 की आपने सोर्स की और $20 की बेच रहे हैं, तो $20 की प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आपके पास $20 का बजट होना चाहिए। और अगर आप ये देख रहे हैं कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो $35 की है या $40 की है, तो उसका $40,000 के बजट के साथ आएगी। ये रिसर्च के साथ बताया गया कि कितने बजट के साथ आप लॉन्च करें। आमतौर पे लोगों को होता है जी अगर आप $15,000 से लॉन्च करना चाहते हैं तो कर लें। भाई $15,000 से आप वो प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जो $15 की है, और अगर $40 की प्रोडक्ट है तो आप उसके लिए $15,000 लेके मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते, उसके ज्यादा एक्सपेंसेस होंगे। क्योंकि आमतौर पे मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था कि यूएसए बहुत बड़ी मार्केट है, अमेजोन का 66% यूएसए में है, बहुत बड़ा। यानी यूएसए के अंदर हर तीसरा बंदा अमेजोन से बाय करता है, हर तीसरा बंदा अमेजोन का प्राइम मेंबर है जो वो रेगुलर बाय करता है। इसका मतलब कितनी बड़ी मार्केट है। और इतनी बड़ी मार्केट में जब आप एंटर होते हैं तो आपके पास बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है, और जहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वहां पे दाखिल होने की कीमत भी ज्यादा है। तो मैं नए सेलर्स को हमेशा हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपने पहली दफा प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आप यूएसए में ना जाएं, आप यूके में लॉन्च कर लें। यूके में आप आसानी के साथ कम बजट के साथ लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मार्केट हैं, यानी अभी अभी जो हमारी यूए की मार्केट है, जो केएसए की मार्केट है यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये नई मार्केट्स हैं। यहाँ पे आप जो है वो प्रोडक्ट, छोटी प्रोडक्ट 5,000 6,000 यूएसडी में लॉन्च कर सकते हैं। जब उसमें प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि सारा 0 to 100 सारा प्रोसेस आप सीख जाते हैं। जब आपका तजर्बा हो जाए फिर आप बड़े दरिया में जाइए, बड़े समंदर में जाइए, बड़े बजट के साथ जाइए, और फिर आप यूएसए में अपनी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करें। हम हमेशा ये कहते हैं कि आप, अगर आपकी ये पहली प्रोडक्ट है जो आपने लॉन्च करनी है, तो आप कोशिश करें उसको यूएसए में ना करें, क्योंकि यूएसए में लॉन्च करने के लिए मैंने बजट रिक्वायरमेंट बता दी कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने जो सेलिंग प्राइस मेरी जो है वो $15 है तो मुझे बजट इतना चाहिए। अब अगर मेरी जो प्राइस है वो $35 है तो $35,000 चाहिए। यानी आप ये समझ लें कि जितने डॉलर की वो प्राइस है उतने $1,000 आपको चाहिए उसको लॉन्च करने के लिए। बड़ा सिंपल सा क्लियर कट सा फॉर्मूला है कि कल को आप अमेजोन कंसल्टेंट बनते हैं, कंसल्टेंट ने भी यही बातें बतानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी बंदे को आपने लॉन्च करवाते, वो कहते हैं जी मैं प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ तो कितने पैसे लगेंगे। आप कहते हैं अच्छा प्रोडक्ट बताएं कौन सी है, आप अमेजोन पे चेक करते हैं उसकी प्रोडक्ट की कीमत है जी $20। आप कहते हैं जी आपका बजट है कम से कम $20,000। मेरा तजर्बा ये बता रहा है कि $20,000। ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ये अमेजोन के जो सेलर्स हैं उनकी रिसर्च की बेस पे ये चीजें इकट्ठी की गई। तो ये क्राइटेरिया यूएसए के लिए। इसी तरह यूरोप और यूके के लिए भी आप ये क्राइटेरिया देख सकते हैं। सेम चीज है लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो रिव्यूज है 1000, सर्च वॉल्यूम इस पे कम भी होगा तो गुजारा हो जाएगा। यानी 6000 का भी सर्च वॉल्यूम है एग्जैक्ट कीवर्ड का, तो आपको वो उसमें पोटेंशियल है। एवरेज प्राइस जो है वो अगर यहाँ पे 12 से 25 के दरमियान है, रेवेन्यू जो है वो $10,000 तक है तब भी ठीक है। और अगर अमेजोन में क्राइटेरिया वही है, ब्रांड डोमिनेशन भी उसी तरह, ट्रेंडी, सीजनैलिटी, वेट यहाँ पे आपने ये देखना है कि वही 1.5 किलो से ज्यादा वजन ना हो, और ताकि वो ओवर साइज में ना जाए, उसको ओवर साइज को आपने अवॉइड करना है। प्रोडक्ट की रेटिंग जो है 4.2 से ऊपर ऊपर होनी चाहिए, और जो लिस्टिंग जो है 6 मंथ से ज्यादा, और कोई ना कोई वैल्यू ऐड करें। सेम चीज है यूरोप के लिए, यूरोप के लिए भी आपने इन चीजों को इस तरह देखना होता है। तो ये था जी प्रोडक्ट क्राइटेरिया वैलिडेशंस जो मैंने बता दी कि मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसको वैलिडेट करना है कि किस तरह से करेंगे। यहां तक आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं अमेजोन पे जाके पेड टूल के जरिए आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट रिसर्च प्रैक्टिकली कैसे करनी है। तो यहाँ पे एक हम सेशन रख लेते हैं क्वेश्चन आंसर का, और उसके बाद फिर हम जो है वो अमेजोन पे जाते हैं। तो जो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो जी आप पूछ सकते हैं। जी अगर आपका कोई सवाल है आप कर सकते हैं जी।
जी जी सर इफ्तिखार, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी आवाज। सर मैं सैमसन बात कर रहा हूँ। जी थैंक यू वेरी मच। बड़ी जबरदस्त चीजें जो सीखने को अब मिल रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल मेरी टॉयज की फील्ड है। जी जी अब मैं अगर टॉयज बेचना चाहूँ अमेरिका में या यूके में, जैसा आपने बताया कि अमेरिका की निस्बत आप यूके में लॉन्च करें तो वो ज्यादा बेहतर है। जी जी सेफ है ना अभी आप नए सेलर के लिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कस्टमर मेरी प्रोडक्ट को, क्या ऐसी वैल्यू और ज्यादा मैं टॉयज में ऐड कर सकता हूँ? क्योंकि टॉयज तो वहां भी, बल्कि पाकिस्तान में तो चाइना के आते हैं, वहां तो यूके मेड होंगे या अमेरिका के होंगे। तो मैं अपने टॉयज में ऐसी वैल्यू ऐड करूं ताकि वो प्रोडक्ट मेरी जो वहां पर बड़ा इजीली सेल आउट हो सके। जी जी सैमसन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहली बात तो ये है कि आप ये मत समझिए कि आपने पाकिस्तान से बिजनेस करना है तो आपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट वहां बेचनी है। 90% लोग पूरी दुनिया से जो बिजनेस करते हैं वो चाइना से प्रोडक्ट्स लेते हैं। वो हमारा अगला लेक्चर होगा सोर्सिंग पे, वो मैं आपको बताऊंगा कि चाइना से चीजें सोर्स कैसे की जाती हैं। पहली बात तो ये होगी कि मार्केट की जो क्वालिटी की बात है ना, क्वालिटी का तो मसला नहीं है कि आप कंपीट किसी को भी कर सकते हैं क्वालिटी में, लेकिन जहां तक बात है ना वैल्यू ऐड करने की, तो वैल्यू ऐड करने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि वो प्रोडक्ट की पूरी रिसर्च करनी पड़ती है। आपको अपने कंपेटिटर को स्टडी करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कहाँ पे कस्टमर डिससेटिस्फाइड है, कहाँ पे कस्टमर, फॉर एग्जांपल कोई आपका टॉय है जो आप समझते हैं कि ये मैं लॉन्च कर सकता हूँ, तो जो वो टॉय बेच रहे हैं ना ऑलरेडी अमेजोन पे, आप पहले उसको देखेंगे कि उनके टॉय में प्रॉब्लम क्या है। उनके टॉय में प्रॉब्लम ये है जी कि वो इजीली ब्रेकेबल है। आप कहते हैं यार मैं ना टॉय का मटेरियल चेंज कर देता हूँ, आप मटेरियल चेंज करते हैं वो ब्रेकेबल नहीं है, तो वैल्यू ऐड हो गई। अब आप कहते हैं कि यार ऑलरेडी ये चीजें हैं, तो फिर मैंने वैल्यू एडिशन में क्या कहा, मैं कहता हूं कि अच्छा टॉय के साथ मैं एक बैग फ्री दे देता हूं। मैंने बैग फ्री दे दिया, कोई ना कोई एडिशनल चीज दे दी। आप ये देखिए कि अमेजोन इतनी बड़ी मार्केट है कि आप ये मत समझिए कि आप जो है वो किसी नई मतलब आप ये समझ लें कि नई मार्केट में जा रहे हैं। वहां पे यानी प्रोडक्ट्स बिलियंस की तादाद में है, बिलियंस की तादाद में प्रोडक्ट्स हैं, उनको आपने अपनी खास कैटेगरी में रहते हुए compete करना है। तो ये जो चीज है, ये सोचना कि मुझसे वो लोग क्यों खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर कोई अच्छी चीज दे रहे हैं और आपको अगर ये पता चल जाता है कि मैं कैसे रैंक कर सकता हूं, तो आपने वो टूल सीख लिया तो आप रैंक ऑटोमेटिकली कर जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ ना, जो बजट मैं आपको कह रहा हूँ कि यूएसए में आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है जिसकी प्राइस जो है वो $15 है, तो आपके पास 15,000 होने चाहिए। उन 15,000 में से तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि आपका जो 10% बजट है वो तो हमने मार्केटिंग के लिए रख देना है, और मार्केटिंग के जरिए आपने ऊपर आना है। तो नो डाउट ये एक बहुत बड़ी जंग है जिसमें आप घुसने जा रहे हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन रिसर्च के जरिए आप देखेंगे कि आप कैसे अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं और कैसे आप अपने आप को दूसरों से बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अभी बेशुमार तरीके हैं करने के। जब तक आपका ये कोर्स पूरा होगा ना, तब तक आपको ये आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें समझ आ जाएगी। सर सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सर, थैंक यू। मोहम्मद साहब आप सवाल करना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर। सर मुझे पूछना है कि हमें बजट भी रिक्वायर्ड है, मतलब हमारे पास ऑलरेडी बजट होना चाहिए फिर हम ये काम स्टार्ट कर सकते हैं? शकीला एजाज जी जी शकीला, इसमें देखें पैसों के बगैर तो बिजनेस हो नहीं सकता ना। आप अगर खुद करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आपके पास पैसे होने चाहिए। और अगर आपने एज अ वीए काम करना है, आपने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, सॉरी वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, जी वर्चुअल असिस्टेंट के लिए तो आपकी अपनी प्रोडक्ट नहीं है ना, वो तो इन्वेस्टर कोई और होगा। लेकिन बिजनेस तो आप कर रहे हैं, मैं तो आपको बिजनेस करना सिखा रहा हूं कि भाई आपने बिजनेस देखें, आपने जिस बंदे के लिए काम करना ना, पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर है ना, उसको किसी चीज का नहीं पता। उसको ये भी नहीं पता
कि मुझे कितना बजट चाहिए, बजट आपको पता होगा तो आप उसको बताएंगे, ठीक है। तो आपने जो ट्रेनिंग लेनी है वो इसी तरह से ये समझ के लेनी है कि आपने खुद अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। अब आप कहते हैं जी ट्रेनिंग मैंने ले ली है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, आप कोई मसला नहीं है, आप कहीं पे वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं। आप जो वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करेंगे तो ये सारा, अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है वो कहता है यार पैसे मेरे पास हैं, तुम ऐसे करो कि पैसा मैं लगाता हूँ, प्रोडक्ट तुम हंट करो, तो मैं तुम्हें अपनी प्रोडक्ट का 30% दे देता हूँ। यकीन करें जब आपका ये कोर्स पूरा होगा ना तो बेशुमार लोग आपके साथ पार्टनरशिप करने को तैयार हो जाएंगे। वो कहेंगे कि ठीक है यार कोई मसला नहीं, $30,000 का ना काम, $30,000 मेरे, तुम मुझे सारी सर्विसेज दो, मैं तुम्हें एक खास परसेंटेज दे देता हूँ। तो उसमें क्या होगा, जब आपके पास ये नॉलेज होगा तो फिर आप ये चीजें लॉन्च कर सकेंगे। अगर आपके पास स्किल है और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यकीन करें कि बहुत सारे लोग हैं जो आपकी स्किल के ऊपर पैसा लगाने को तैयार हैं। और जब आपके पास खुद अपना पैसा आ जाए तो आप खुद अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, लेकिन जब आपको पता होगा कि मुझे कितना बजट रिक्वायर्ड है, कहाँ पे पैसे लगते हैं, कहाँ पे नहीं लगते, तो तभी आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी वेलकम। सर आमिर हनीफ बात कर रहा हूँ सियालकोट से, शहरोज न्यू सर्जिकल से। सर काइंडली मेरा क्वेश्चन ये है कि सेल्फ मेड है हमारी प्रोडक्ट, तो हम उसको लॉन्च करते हैं मार्केट में यूरोप की में, तो अगर सर हमारी एक जो सेलर है ना बेस्ट सेलर, वो $10 में सेल कर रहा है, हम उसी को $7 में सेल करते हैं या $6 में, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? आपका जो सेलर बेस्ट सेलर है वो $10 में सेल कर रहा है और आप कितने में करते हैं? हाँ जी, आप 7 में सेल कर रहे हैं। हाँ जी, मैं एक मिसाल मैं कह रहा हूँ कि हम 6 में सेल करते हैं उसको। बिल्कुल 6 में सेल करें तो आपकी सेल, अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में फर्क नहीं है, अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी में फर्क नहीं है, अगर क्वालिटी उससे बेहतर है और प्राइस उससे नीचे है तो आप बहुत जल्द उसको बीट कर देंगे, क्योंकि Amazon प्राइस कॉन्शियस है, लेकिन प्राइस कॉन्शियस के साथ साथ क्वालिटी कॉन्शियस भी है। आप अगर ये कहें ना मैं सस्ती चीज और जो है वो कम क्वालिटी की चीज लेके compete कर दूं तो वो नहीं कर सकते। अगर क्वालिटी आपकी बेहतर है और $10 की जो चीज बिक रही है उसको आप $6 में बेचते हैं तो आप डेफिनेटली उसको compete कर देंगे और आपके पास competitive एडवांटेज है। यही वजह कि लोग अपने कंपेटिटर का वीक पॉइंट देखते हैं कि मेरा कंपेटिटर जो है वो कहाँ पे वीक है। अब आपको पता है कि यार मेरी जो कीमत है वो मुझे पड़ रही है सेंट्स के अंदर, अगर मैं उसको Amazon पे बेच भी देता हूँ सारे खर्चे निकाल के तो मैं $6 में बेच दूं तब भी मुझे पूरा प्रॉफिट है। आप $6 में बेच दें, वो बंदा आपको कम्पीट ही नहीं कर सकेगा, आप चंद महीनों में उससे ऊपर चले जाएंगे और आप उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे। थैंक्स सर, थैंक्स जी। एनी अदर क्वेश्चन? इफ्तिखार साहब अभी आप बात कर रहे थे इन्वेस्टर्स की। जी जी। ऑलरेडी हमें इन्वेस्टर्स ने राब्ता करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे 5 व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हुए हैं और यूके से और इससे यूएई से लोगों ने हमसे राब्ता किया, उन्होंने कहा हमें आप वर्चुअल असिस्टेंट दें, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल वो तो सर जब तक नहीं कहेंगे तब तक हम आगे किसी को रिकमेंड कर सकते। तो इसी तरह से और भी लोग हैं जो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, टेल अस हाउ टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं क्योंकि ये बड़ी प्रॉफिटेबल मार्केट है। और अभी मैं अलीम भाई को शेयर कर रहा था कि हमने DHA में ऑफिस बना लिया है जो स्पेसिफिकली हमारा, आप ये समझ लीजिए कि VAs के लिए इंक्यूबेटर सेंटर है। जो लाहौर में लोग होंगे वो हमें, आप में से कुछ लोग जो बहुत अच्छा, जिनका इंटरेस्ट होगा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, हम उनको इन हाउस ट्रेनिंग और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के लिए भी उनको हायर कर सकते हैं। इसलिए आपने बड़े इंटरेस्ट के साथ काम करना है, बिकॉज हम जो चीज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा ऐसा इंक्यूबेटर सेंटर होगा जो स्पेशली क्रिश्चियन लोगों को सर्विसेज देगा। और यकीन करें जैसे अलीम भाई ने कहा ना, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं। अभी मेरी कुछ 4 लोगों से मीटिंग हो चुकी है, जो एक इन्वेस्टर USA से है, एक कनाडा से है, एक जो है वो 2 लोगों की तो अलीम भाई ने मेरी मीटिंग करवाई है। दे वांट टू इन्वेस्ट, लेकिन हम उनको कहते हैं कि आप बगैर सोचे समझे इन्वेस्ट ना करें, पहले खुद थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो Amazon का, फिर आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें तो हम आपको हेल्प करने को तैयार हैं। तो यकीन करें अगर आपके पास नॉलेज होगा ना तो पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट। लोगों के पास
मतलब पैसा है लेकिन नॉलेज नहीं है। ये जो नॉलेज आपके पास है ना, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है आप। हेलो जी प्लीज। जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। जी सर, मेरा नाम सुलेमान सलीम है और मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ, ऑनर ऑफ मैनुअल सर्जिकल। जी सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने यूएसए में बताया है कि कम से कम जो प्रोडक्ट है वो आपकी $15 की हो और इन्वेस्टमेंट आपकी जो है ना US $15,000 की होनी चाहिए। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि $3 से $4 में भी अगर कोई प्रोडक्ट्स हों तो वो भी ऐड की जा सकती है वहाँ पे कि नहीं? देखें, $3 से $4 की जब आप प्रोडक्ट बेचेंगे ना, तो उसका मार्जिन इतना थिन होगा कि आपको सेंट्स में पैसे बचने हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप बहुत बल्क में हैं, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ नए सेलर की, अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना तो फिर आपको सारे उतार चढ़ाव आ जाते हैं। फिर तो फॉर एग्जांपल आपकी एक एक दिन में हजारों प्रोडक्ट्स निकल रही हैं, तो आपका सेंट्स का भी मार्जिन होगा, तो आप बहुत ज्यादा कमा लेंगे। नए सेलर्स के लिए ये क्राइटेरिया है कि नया बंदा कम इन्वेस्टमेंट के साथ जो जब जाता है ना अमेजोन पे, तो हम उसको बताते हैं कि सेफ प्ले करो। अगर वो कहीं पे थोड़ा सा भी उसने रिस्की प्ले किया ना, तो अगर उसके पास आगे इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो ब्लॉक हो जाएगा। जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, जो बड़े सेलर हो जाते हैं, वो हर तरह की प्रोडक्ट, वो सीजनल प्रोडक्ट्स में भी आते हैं, वो सस्ती प्रोडक्ट्स में भी जाते हैं और वो महंगी प्रोडक्ट्स में भी जाते हैं। लेकिन नए सेलर को हम कहते हैं कि आप जरा, वो कहते हैं ना कि बड़ा सोच समझ के कदम उठाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा जो है वो कहीं फंस जाए और आप बिल्कुल डेड लॉक सिचुएशन में आ जाए। तो जो क्राइटेरिया बताया वो सेफ क्राइटेरिया के जिसमें नुकसान आपको ना होने के चांसेस। क्योंकि सर जिस प्रोडक्ट मैं बात कर रहा हूँ, जिस प्रोडक्ट की सर जी, वो पाकिस्तान में भी अभी बिल्कुल मतलब कि वो बहुत इजीली जो है ना वो सेल हो रही है और यूके और यूएसए में उसकी बहुत डिमांड है। इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल होती है जो सर्जन इस्तेमाल करते हैं। जी ठीक है, वो सबसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में जो है ना दूसरे नंबर पे एक जो है ना कम पैसों में चीज़ लेकर जो है ना आगे वो हो रही है। बाकी तो इसकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो बहुत हैवी हैं, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा है। इस पे डेफिनेटली जब आप प्रोडक्ट खास हो तो उसकी रिसर्च की जा सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट के लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। पहली बात तो यह है कि नया बंदा उसमें ना जाए जिसमें आपको कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड हो, क्योंकि तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आपका तजर्बा है तो उस पर काम किया जा सकता है। लेकिन ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट ऑलरेडी है उसका कंपटीशन भी होगा। अगर कंपटीशन में लोगों के पास 8-8, 10-10 हज़ार रिव्यूज हैं, तो उनको बीट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये केस स्टडीज भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें आप अपनी केस स्टडी भी बना के प्रेजेंट कीजिएगा, उसके ऊपर भी मैं अपना रिव्यू दूंगा। किया जा सकता है, लेकिन इनिशियली हम कहते हैं कि प्रोडक्ट ना बहुत सस्ती हो और ना बहुत महंगी हो। $15 से $40 यूएसए में और 12 से 25 पाउंड यूके के अंदर। क्राइटेरिया ये है फॉर सेफ। हेलो सर। जी सर ऐसे करते हैं कि जो लोग इंटरेस्टेड है ना, उनका एक मतलब कि फेस टू फेस सेशन रख लेते हैं लाहौर ऑफिस में, मेरे ऑफिस में आपके साथ मिलके, ताकि लोगों को प्रैक्टिकली दिखाया जा सके कि ये कैसे होगा, ताकि वो आइडियाज आ सकें। और फिर अगर किसी के पास कोई पोटेंशियल आइडिया है और उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हम मिलके उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल आसिफ भाई, ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। और जैसे ये कोर्स मुकम्मल हो जाता है तो हम ज़रूर रखेंगे ये सेशन के लोग आएँ ऑफिस में, हमारे पास आएँ और हम उनको प्रैक्टिकली फिजिकली भी गाइड करें इस चीज़ के लिए। जी बिल्कुल, ये ज़बरदस्त है। सर थोड़ी देर पहले एक मैडम ने बजट के बारे में बात की थी। जी सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली मेरी स्पेशलिटी बैलून्स की है। अब मेरे पास फिजिकली स्टोर में हम 21 काइंड ऑफ बैलून्स है हमारे पास, 21 जो बैलून्स है ना, हम उस टाइप में हम सेल आउट करते हैं। जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम अगर कोई बैलून लगाते हैं, ऐसा बैलून जो बड़ा यूनिक सा है, जो डिफरेंट सा है, हमें उसको, या बैलून के अलावा कोई भी ऐसी प्रोडक्ट रखते हैं, हमें सर उसका बैकअप किस हिसाब से देखना चाहिए कि हमें हमारे पास इसका बैकअप इतना ज्यादा होना चाहिए, ये किस हिसाब से? बैकअप आप प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, पैसों की बात कर रहे हैं? जी सैमसन।
आप जरा क्वेश्चन बताइए, जो बैकअप से मुराद है वो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इन्वेंटरी की बात कर रहे हैं, या पैसों की बात कर रहे हैं? आवाज क्लियर है? सवाल है कि सैमसन इफ्तिखार साहब जो है शायद थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन हुए हैं, मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर। अच्छा भाई, मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ। बैकअप के लिए ऐसे होता है कि ये सैमसन भाई। जी सर सुन रहा हूँ मैं। बैकअप के लिए ऐसा है कि बहरहाल ये डिमांड होगी कि आप खुद सॉर्ट आउट उसको करेंगे कि कितनी आपकी वो चीज सेल हो रही है पर मंथ। उस हिसाब से आपको उधर अमेज़न के वेयर हाउस में भी रखना पड़ेगा और अपने पास भी उतना स्टॉक रखना पड़ेगा, ताकि जैसे ही आपका स्टॉक लो हो आप वो चीजें उनको डिलीवर कर दें। इट डिपेंड्स कि कितनी आपकी सेल हो रही है वो प्रोडक्ट। सैमसन भाई, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? जी अब आ रही है सर। अच्छा सैमसन, सर आ रही है। मुझे ये बताइए कि जो बैकअप की बात कर रहे हैं वो पैसे के हवाले से बात कर रहे हैं आप? सर बजट के बारे में जो मैंने आपसे पूछा था ना, बजट रिक्वायर्ड, उस बारे में बात कर रहे जो हैं। मैंने आपको बजट बताया, जो बजट मैंने सर आसिफ साहब बताया, आसिफ साहब ने बिल्कुल गाइड कर दिया। एक्चुअली मैं यही जानना चाह रहा था कि हमें किसी भी प्रोडक्ट का बैकअप किस हिसाब से रखना चाहिए और कितना रखना चाहिए, और अगर रखना है तो वो किस रेशो के साथ हम उसको, क्योंकि जाहिर है ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई तो टाइम होगा। जब अमेजोन की तरफ से ऑर्डर आएगा तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो टाइम होगा उसको हम अगला फर्दर प्रोसेस के लिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि इसका इसका जो बैकअप है वो कितना हमें और किस हिसाब से रखना चाहिए। जी मुझे समझ आ गई, आपका क्वेश्चन समझ आ गया है। अब इसमें जो मॉडल है ना, जो FBA मॉडल है, जिसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, इस पे आपकी जो इन्वेंटरी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी अभी रिस्ट्रिक्शन है कि आप 1000 प्रोडक्ट से ज्यादा शुरू में नहीं बेच सकते। आपने पहली दफा फॉर एग्जांपल कहा जी कि मैंने 100 प्रोडक्ट्स बेच दी हैं। अब आपने उन 100 प्रोडक्ट्स को तो बेच दिया, अब वो बेचना आपने नहीं है, वो तो अमेजोन ने बेचना है। और अमेजोन से आपको सिर्फ डैशबोर्ड से ये पता चल जाएगा कि एक दिन में मेरी इतनी सेल हो गई है, एक दिन में मेरी इतनी सेल हो गई है। और अमेजोन खुद आपको नोटिफिकेशन दे देता है कि जनाब अब आपकी जो इन्वेंटरी है 30% रह गई है, तो आप उसको रीफिल कर दें। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि हम पूरा प्लान करते हैं कि जब हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है तो हम उसकी 3 टाइम यानी तीसरी दफा की जो हमने प्रोडक्ट जो है वो भेजनी है, वहां तक इन्वेंटरी का इंतजाम करते हैं। कि अगर आप ये समझ लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट्स भेजी है, उसके 500 यूनिट भेजे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट अगर मेरी महीने में बिक गई तो मुझे इतना लीड टाइम होगा कि मैं ये चीजें पहुंचा सकूं। तो अगर 10 दिन का टाइम है तो अमेजोन खुद आपको उतने दिन पहले बता देगा कि जनाब ये प्रोडक्ट्स आप भिजवा दें। क्योंकि अगर आप आउट ऑफ स्टॉक जो है वो होना शुरू हो गए तो आपकी रैंकिंग नीचे हो जाती है। तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करता है कि प्रोडक्ट कितनी तेजी से वो सेल होती है और कितनी उसकी इन्वेंटरी है। इसलिए हम जो शुरू में जो प्रोडक्ट्स सजेस्ट करते हैं वो कहते हैं 500 पीसेस। अब आप जो बैलून्स की बात करते हैं ना, वो बैलून्स बिकते हैं पैकेट की सूरत में, वो आप पैकेट के हिसाब से भेजेंगे। यानी आपने ये समझ लीजिए कि 500 पैकेट्स आपने भेज दिए हैं, तो 500 पैकेट आपके मैन्युफैक्चर यानी तैयार होने चाहिए जो पीछे आप भिजवा सकें। वो आपके पास सेकंड इन्वेंटरी जो है वो आपने तैयार करवानी है, पहले दिन ही तैयार करवानी है। क्योंकि अगर जल्दी बिक गई चीजें तो आप ये नहीं कह सकते जी महीना इंतजार करें थी, मैं तो चाइना से मंगवा के फिर आपको भेजूंगा। तो वो जब पूरा प्लान बनाएंगे, वो मैं आगे आके पूरी प्रोडक्ट लॉन्चिंग की जब हम बात करेंगे ना, तो उसके ऊपर मैं पूरा आपको बताऊंगा कि आपने इन्वेंटरी को प्लान किस तरह से करना है। 500 भेज दी है तो 500 इन हैंड आपके पास होगी कि जैसे जरूरत पड़े हम उसको प्लानिंग के तहत पहुंचा दें। तो ये बैकअप जो है वो इस तरह से पूरी प्लानिंग के तहत जो है वो हम करेंगे। और अगर आप पैसों की बात करते हैं ना, तो जो हमने बजट बना के आपको दिया है ना, उस बजट में आपकी पहली इन्वेंट्री और दूसरी इन्वेंट्री की प्राइस ऑलरेडी शामिल होती है। आपकी एडवर्टाइजमेंट एवरी कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन दैट। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो अब मैं आपको जरा टूल दिखा दूं कि किस तरह से आप रिसर्च करते हैं।
अच्छा जी, मैं जी स्क्रीन मेरी नजर आ रही है जी सबको? जी काइंडली कंफर्म कर दीजिए। जी सर नजर आ रही क्लियर जी है। बिल्कुल सर, जी क्लियर है। नजर आ रही है। जी सर नजर आ रही है। ओके अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मैंने पेड टूल बताए थे, इसमें दो ऐसे टूल हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। एक है हीलियम 10 और जी एक सर है नजर आ रही है। जंगल स्काउट। अब ये जो आपके सामने जो टूल अभी मैंने खोला है, ये है हीलियम 10 का टूल। हीलियम 10 ये पेड टूल है। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है और फिर उसको एक्टिव करना पड़ता है। ये मेरे पास पेड टूल है हीलियम 10। अब मैं आपको बताऊंगा कि हीलियम 10 के जरिए मैंने प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है, वो रिसर्च मैं आपको करना बताऊंगा। तो ये आपको आपके पास तब आएगा जब आप इसको परचेज करेंगे और इसकी एक्सेस लेनी पड़ती है। इसमें अगर आप इंडिपेंडेंट लेते हैं तो वो तो काफ़ी महंगा है, लेकिन ये बल्क में मिल जाता है। तकरीबन जो टूल्स हैं वो 4000 पर मंथ में आपको कोई 4-5 टूल्स जो है आसानी के साथ मिल जाते हैं, और पर मंथ इसकी सब्सक्रिप्शन आपको पे करनी पड़ती है। क्योंकि ये ज़बरदस्त टूल हैं, ये आपके लिए काम को बड़ा आसान कर देते हैं। तो आपके सामने ये जो मैंने खोला है ये हीलियम 10 है। आज हम देखेंगे कि हीलियम 10 पे हमने प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप जो पहला इसका टूल है वो प्रोडक्ट रिसर्च है। प्रोडक्ट रिसर्च पे आप क्लिक करेंगे और पहला जो इसका टैब है वो है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में आप जाके आप इस पे क्लिक करेंगे ब्लैक बॉक्स में। जी, अब ब्लैक बॉक्स में जब आपने क्लिक किया तो जो मैंने आपको क्राइटेरिया समझाया था वो क्राइटेरिया अब यहाँ पे आप फिट कर देंगे। आपको वो बता देगा कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज आपने देखनी है वो है कैटेगरी, कि आप कैटेगरी चूज करेंगे कि मुझे कौन सी कैटेगरी चाहिए, किस कैटेगरी में मैं बेचना चाहता हूँ। ये सारी कैटेगरी आपके पास हैं। अप्लायंसेस हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, ऑटोमोटिव है, बेबी है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, बुक्स हैं, कैमराज है। ये सारी कैटेगरीज हैं। आपने देखना है कि जो प्रोडक्ट मैं लॉन्च करना चाह रहा हूँ वो किस कैटेगरी में है। अब मैं इसमें से जो कोई एक को चूज कर लेता। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी कि जैसे आप अभी सैमसंग कह रहा है कि जी मैं टॉयज करना चाह रहा हूँ, तो टॉयज एंड गेम्स को आप सर्च कर लेंगे। कोई बंदा जो है वो स्पोर्ट्स और आउटडोर है, जिस तरह आसिम भाई हैं वो स्पोर्ट्स और आउटडोर में डील करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके वो चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई बंदा जो है वो क्लॉथिंग और शूज और इसमें कर रहा है तो उसको सिलेक्ट कर सकता है। ये आपकी मर्जी है कि आप किस चीज को सिलेक्ट करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं जी कि मैंने सारे जो है वो सारी ऑप्शन मैंने ओपन रख दी, मैंने सिलेक्ट ऑल कर दिया कि किसी भी कैटेगरी की चीज हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो चीज चेक करनी है वो ये है कि मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए, रिव्यूज कितने होने चाहिए, रेटिंग कितनी हो, और ये जो मैंने अभी आपको चीजें बताई वो सारी चीजें बतानी है आपने। अब अगर आप ये देखें कि मैंने आपको बताया था कि मुझे कम से कम कितना, फॉर एग्जांपल मैं जो है वो जिस मार्केट में करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ से मार्केट भी चूज करूंगा। लेट से मैं अगर यूके के लिए करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से यूके की मार्केट चूज करूंगा। यूएसए की है तो .com वो यूएसए की मार्केट है, तो वो मार्केट सबसे पहले आपने सिलेक्ट करनी है कि मेरी मार्केट कौन सी होगी। अब मैंने कहा जी कि मंथली रेवेन्यू जो है, मैं कहता हूँ कि कैटेगरी चलें किसी एक कैटेगरी को हम ले लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो। चले मैं आसान सी ले लेता हूँ, डू इट योरसेल्फ टूल्स, ये वाली मैंने पिक कर ली।
मैंने कहा जी कि ये मेरी कैटेगरी है। मिनिमम मंथली रेवेन्यू, मैं कहता हूँ जी कि मिनिमम मंथली रेवेन्यू, चलो 5,000 पाउंड तो कम से कम जो है वो उसका मिनिमम रेवेन्यू होना चाहिए, इससे कम हो तो फिर हमें फायदा नहीं है। प्राइस मैंने कहा जी कि 11.99 इसकी मिनिमम प्राइस हो, और मैक्सिमम भी लगानी है तो वो भी आप लगा दें जो मैंने 24.99 आपको बताई। मिनिमम रिव्यू काउंट, मैं कहता हूँ जी कम से कम उसके 400 रिव्यूज होने चाहिए। 400 रिव्यूज, या मैं कहता हूँ कम से कम नहीं, मैक्सिमम उसके 400 रिव्यू होने चाहिए। 400 से ज्यादा होंगे तो फिर जो है वो मेरे लिए compete करना मुश्किल हो जाएगा, या 400 से कम होंगे तो शायद मेरे लिए उसका फायदा नहीं होगा। तो ये आपने खुद देखना है। चले मैं कहता हूँ जी कि मैं ऐसी प्रोडक्ट लूंगा जिसके मिनिमम 400 हो, 400 से कम होंगे तो मुझे शायद फायदा नहीं है। और रेटिंग जो है, रेटिंग मैं कहता हूँ जी कि 4.2 मिनिमम होनी चाहिए, 4.2 से ऊपर आनी चाहिए। और यहाँ से मैंने क्या किया, साइज मैंने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देखें ओवर साइज जो चीजें हैं ना उनका एक्सपेंस ज्यादा होता है, तो आपने सिलेक्ट ओवर करके जहां पे ओवर साइज होगी उनको अनसेलेक्ट कर देना है। स्मॉल ओवर साइज, लार्ज ओवर साइज, और कोई है जी ओवर साइज, स्टैंडर्ड ओवर साइज। आपने कोशिश करनी है कि ओवर साइज ना हो, क्योंकि ओवर साइज के ऊपर आपको फीस ज्यादा पड़ती है। तो ये चीजें जो क्राइटेरिया आपका होगा वो क्राइटेरिया आपने इधर देना है। उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं एडवांस फिल्टर में। एडवांस फिल्टर में आपने सिर्फ ये चेक करना है, वैसे तो बहुत सारी और चीजें भी हैं लेकिन हमें अभी फिलहाल क्या करना है कि FBA यानी फुलफिलमेंट बाय FBA, हमने वो चीज सिलेक्ट कर ली। और वेट भी अगर आपने करना है कि मिनिमम या मैक्सिमम, मैंने कहा जी कि वेट कितना होना चाहिए। मैं कहता हूँ जी कि जो है वो चले, अगर मैं LBs की बात कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ जी कि चले 2 पाउंड्स या 3 पाउंड्स होना चाहिए, या अगर इसको वेट को छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं। अब जब आपने क्राइटेरिया दिया तो आपने क्राइटेरिया के बाद आपने सर्च किया। अच्छा, इस पे लॉगिन तो किया। अच्छा, पता नहीं ये जी एक्सटेंशन इस वक्त जो है वो काम नहीं कर रही, तो इसको मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि इसके बाद हमने जो वैलिडेशन है वो नेक्स्ट में करनी है। यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे ना, अभी इस वक्त टूल को मुझे चेक करना पड़ेगा कि टूल्स जो है वो पता नहीं एक्सपायर हो गया या क्या है। तो जैसे आप करेंगे वो सारी आपको प्रोडक्ट्स जो है वो उसकी चीज़ें आपको बता देगा कि ये चीज़ें आ गई हैं। और फिर उन चीज़ों के ऊपर जो अभी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है उसके मुताबिक हमने क्राइटेरिया सिलेक्ट करके तो हमने प्रोडक्ट यहाँ से सर्च करनी है। अगर प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतर आई तो हमने क्या करना है कि हमने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, और उसको फिर हम मजीद वैलिडेट करेंगे, सोर्सिंग के ऊपर बात करेंगे कि वो हमें कितने की मिल रही है, उसकी कॉस्टिंग निकालेंगे कि कितने में हमें मिलेगी, क्या मुझे इसके मार्जिन निकलते हैं या नहीं है। ये सारी चीजें करने के बाद अगर आपको प्रॉफिट बच रहा है तो आप समझते हैं कि अच्छी प्रोडक्ट है, तो फिर आप वो प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। और प्रोडक्ट लॉन्चिंग के अगले जो प्रोसेसेस हैं वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मजीद डिस्कस करेंगे। मैं इसको चेक कर लेता हूँ जो टूल्स को, नेक्स्ट में हम इन टूल्स के ऊपर मजीद बात कर लेंगे। अभी शायद इसको फिक्स करने में थोड़ा टाइम लग जाए। जी, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मजीद जो है वो इसको देख लेंगे। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो यू पीपल में आस्क। हाँ जी, फ्लोर इज ओपन सर। सर ये जो आपने बताया है हीलियम 10, ये बाय करने के बाद फिर मंथली भी पे करना पड़ेगा? जी, मंथली सब्सक्रिप्शन होती है जी, इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन है। और ये अगर आप डायरेक्ट, तो चूंकि बहुत महंगा है, $150-200 पर मंथ जो है वो उसकी सब्सक्रिप्शन है। तो पाकिस्तान में लोग इसको बल्क में ले लेते हैं, जैसे
मुख्तलिफ टूल सेलर हैं, वो आपसे 4,000-5,000 रुपया लेते हैं महीने का, आपको 2-3 टूल दे देते हैं, तो आप उसको हर महीने जो है वो उसकी सब्सक्रिप्शन पे करते रहते हैं और वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अच्छा, जब मतलब फिर हमें खरीदने की जरूरत नहीं है, बाय करने की जरूरत नहीं है। ये भी तो बेसिकली सब्सक्रिप्शन खरीदना ही है ना उसी तरह से, लेकिन कंपनी से डायरेक्ट हाँ खरीदने जी, हाँ की जी। जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है। ये तकरीबन आपको ओके, पर मंथ तकरीबन कोई $200 के करीब, $190 के करीब इसका जो है वो प्राइस है जो पर मंथ आपको परचेज करनी पड़ेगी, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। उसमें पाकिस्तान के अंदर लोगों ने जुगाड़ निकाले हुए हैं और वो बल्क में आपको चीजें दे देते हैं। $3-4 हज़ार में आपको 4-5 टूल्स की एक्सेस महीने के लिए मिल जाती है, तो जब आपको जरूरत हो आप उसको एक्सेस को ले लें। थैंक यू जी, और क्वेश्चन किसी का? हेलो जी 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 सर, कमला भट्टी बात कर रही हूँ। जी 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 सर, मैंने ये पूछना था कि जैसे अमेज़न पे 2 बिजनेस मॉडल होते हैं, प्राइवेट लेबल और होलसेल का। जी जी तो ये चूंकि दोनों के लिए जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो डिफरेंट होती है, बिल्कुल ऐसा, होलसेल के लिए भी और प्राइवेट लेबल के लिए भी। तो बिल्कुल ये हम जो है ये प्राइवेट लेबल के लिए कर रहे हैं, जी। तो होलसेल का भी हम जो है वो कवर करेंगे। जी, होलसेल के लिए भी करेंगे, लेकिन ये सेशन प्राइवेट लेवल के लिए, उसकी वजह ये है कि होलसेल में ना आपका मार्जिन बहुत कम होता है, ना होने के बराबर, आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तो अल्टीमेटली लोगों ने होलसेल के बाद आना प्राइवेट लेवल की तरफ होता है। प्राइवेट लेबल इज, आप समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल, और जिसमें लोगों की जरूरत, जहां पे वीए की बात करते हैं ना, तो वीए ज्यादातर वो लोग हायर करते हैं जिनकी प्राइवेट लेबल्स होती हैं, तो सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो प्राइवेट लेबल की है, इसलिए हमने प्रेफरेंस प्राइवेट लेबल पर रखा। जी जी ठीक है सर, थैंक यू। बाकी हम होलसेलर के लिए भी सेशन रखेंगे, उसमें भी उसके बारे में बताएंगे आपको। जी, क्योंकि होलसेल के लिए भी कुछ लोग जो है वो क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट का तो काम ही है ना कि उसको होलसेल वाला भी हायर कर सकता है और प्राइवेट लेबल वाला जो है वो भी हायर कर सकता है। तो ये तो नहीं ना कि अगर कोई हम क्लाइंट हमारे पास आता है और वो होलसेल का कहता है तो हम उसको कहे नहीं जी हमें तो प्राइवेट लेबल का आता है, हमें होलसेल नहीं आता। जी बिल्कुल, तो आपको स्किल लेकिन जो है वो तो दोनों की सीखनी जरूरी है। बिल्कुल सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। बाकी जैसे टूल्स की आपने बात की, तो अगर कोई टूल्स बाय करना चाहता होगा ना तो वो मेरे से जो है वो कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टूल्स जो है वो बाय किए हुए हैं और डिस्काउंट प्राइस में जो है वो मैं ले दूंगी जिसने भी लेने होंगे। 2500 तक जो है ना वो हीलियम 10 और जंगल स्काउट जो है ना वो हमें मिल जाएंगे दोनों टूल्स। ये जबरदस्त है जी, अच्छी ऑफर है। आप एनेबलर के स्टूडेंट हैं? जी सर, मैं FBA मास्टर बैच 3rd की स्टूडेंट हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, दैट्स गुड। तो अभी आप काम कर रहे हैं कहीं पे या अभी ट्रेनिंग्स में हैं, क्या है आपका? नहीं सर, अभी क्योंकि मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, अभी मेरी 2 ही क्लासेस हुई हैं, तो आगे चल के जो है वो करेंगे। वैसे मुझे EVS की एक्सेस मिली थी, वहाँ से मैंने वर्चुअल असिस्टेंट का जो है ना वो ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट किया है, तो अभी मैंने फेस टू फेस जो है ना वो FBA मास्टरी में इनरोलमेंट करवाई है। चलें, जबरदस्त, ये बहुत अच्छा है जी, क्योंकि ये बड़ी लंबी चौड़ी फील्ड है, इसमें आपको काफी टाइम लग जाता है, तो इसमें जैसे आप एक दफा एंटर हो जाते हैं ना तो फिर आपके लिए चीजें ओपन हो जाती हैं। सर नंबर शेयर कर दें इनका, जी इनका नंबर शेयर कर दें, फोन नंबर। जी, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मेरा नंबर है, पैमला भट्टी मेरा नाम है, तो आप वहां से मेरा नंबर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। जी, ग्रुप पे आप डिस्कशन कर लीजिएगा, आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप पे। थैंक यू जी, और किसी का क्वेश्चन जी कोई? हेलो जी जी मेरा ख्याल है कि अब क्वेश्चन शायद नहीं है। जी अलीम भाई, अगर आप हैं तो फिर इसको कंक्लूड करें हम। जी सर, thank you very much for this wonderful session today.
आज हमारे साथ पीटर जॉन साहब भी तशरीफ फरमा है। ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी सियालकोट में। और ये स्टीफन साहब और इसी तरह पीटर साहब, बड़ा इनकी बड़ी खूबसूरत इंडस्ट्री है। अगर आपका किसी का वहाँ पे गुजर हो स्टीफन इंडस्ट्रीज के नाम से सियालकोट में, तो वी वेलकम यू सर। और बड़ी खुशी हुई है कि आपने ज्वाइन किया। अगर आप थोड़ा सा अपनी फैक्ट्री के बारे में भी बताना चाहें इन सब दोस्तों को। और इफ्तिखार भाई, हम आपके बड़े मशहूर हैं कि आपने बड़ा टाइम निकाला और बड़ा खूबसूरती से आज का जो सेशन था उसको आपने कंक्लूड किया। और अभी थोड़ा सा मैं मौका देना चाह रहा हूँ इसी तरह से पीटर भाई को। पीटर भाई, आप हैं लाइन पे? जी, गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच अलीम भाई, थैंक यू सो मच। आपने मुझे ये चांस दिया कि मैं अपने बारे में थोड़ा बता सकूं। पहली बात ये कि मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी बिल्कुल आ रही है, थैंक यू। ओके सर, गुड। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है जी कि अलीम भाई आपकी पाक मिशन सोसाइटी की जो काविशें हैं वो रंग ला रही हैं और लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं। दैट्स वेरी 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 इनकरेजेबल। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी सारी टीम को कि इसी तरह खुदा करे आप सर जोड़े रखें और तरक्की के जो मराहल हैं वो तय करते रहें। वेल, जैसे कि अलीम भाई ने बता दिया, मेरा नाम पीटर जॉन है और अजीफोन इंडस्ट्रीज सियालकोट से मेरा ताल्लुक है। और पिछले तकरीबन 10 से 11 साल से हम स्पोर्ट्स वेयर, यूनिफॉर्म प्लस अपैरल का जो है वो काम कर रहे हैं। हमारा अपना एक यूनिट है, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 100 पीपल आर वर्किंग फॉर अस। और हम थ्रू आउट जो कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में। और ये है कि साथ हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा नई चीज़ों को सीखने के लिए, नए लोगों से सीखने के लिए हम लोग ऑलवेज वेलकम करते हैं और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे भी पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे लिए थोड़ा सा मैं लेट हो गया क्योंकि जो स्टार्टिंग सेशन था वो मैं नहीं अटेंड कर पाया बिकॉज थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल था। तो अभी मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा चलो मैं ज्वाइन करता हूँ अगर मीटिंग चल रही होगी। बाकी जैसे कि अलीम भाई ने बोला, एनी टाइम बिल्कुल हमारा जो सेटअप है वो बिल्कुल डस्का रोड के ऊपर ही है। अगर कोई भी किसी टाइम पे भी, मेरा नंबर मेरे ख्याल में ग्रुप में है, अगर कोई आना चाहे मोस्ट वेलकम। इन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू या टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आपसे कुछ सीखने को मिले तो एनी टाइम यू कैन कॉल मी। मेरा नंबर ग्रुप में है, आप विजिट करें, कुछ हमें सिखाएं, कुछ हमसे सीखें अगर हम आपको कुछ सिखा सकें। अलीम भाई से मुलाकात होती रहती है। बट अगर जैसे कि अभी एक मैम थी जो कि बता रही थी कि वो एक कोर्स कर रही हैं रिगार्डिंग अमेज़न, जो कि मुझे बड़ी खुशी हुई। और इन फ्यूचर हम डेफिनेटली इसमें भी काम करना चाहेंगे और हमें भी वीएस वगैरह की ज़रूरत तो डेफिनेटली होएगी। और हम, क्योंकि अलीम भाई को ऑलरेडी थोड़ा सा आइडिया होगा, स्टीफन भाई इज आल्सो इन United States and he is working really hard to capture the market. तो ये है कि मेरी उनसे भी डिस्कशन हो रही थी तो हम लोग इवन हायर कर रहे हैं लोगों को जो हमारे लिए अमेज़न पे काम कर सकें। तो बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। अगर हमारी फील्ड से रिलेटेड आप लोगों को किसी भी किस्म की हेल्प आउट चाहिए प्रोडक्ट रिलेटेड, तो हम आपको वेलकम करते हैं। एनी टाइम आप हमें मतलब कैचअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अलीम भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आप सबको सुन के, आप सबका नॉलेज जान के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। पीटर भाई, थोड़ा सा बताते जाइएगा कि आप किन किन इलाकों में इस वक्त तक, किन किन सिटीज में या कंट्रीज में अभी तक आपके प्रोडक्ट्स हैं उससे सेल हो रहे हैं, और कौन सी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो आपके माल को उठा रही हैं पूरी दुनिया से? बेसिकली जो हमारी मेन मार्केट है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है। और उसके बाद हम कनाडा में भी कर रहे हैं, यूके में हमारे अच्छे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम कर रहे हैं। प्लस यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज हैं, एक दो स्पेन का हमारे पास क्लाइंट है। लेकिन बेसिकली जो हम जिसको कंसिडर करते हैं वो हम यूएस को ही करते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं कि 80% जो हमारा बिजनेस है वो यूएस की मार्केट में ही है।
जी जी, बहुत शुक्रिया। और कौन से बड़े ब्रांड्स हैं जिनके लिए आपने काम किया, अगर आप चंद का जिक्र जरा कर दीजिए। टू बी ऑनेस्टली हमारे ऐसे कोई ब्रांड्स नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें नॉर्मली हमारे कल्चर में जो लोग फेमिलियर हैं या हमारी जो फील्ड है उसमें ऐसा होता है कि लोग, जैसे स्पोर्ट्स वेयर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर स्पोर्ट्स के हम बड़े ब्रांड्स देखें तो लोग फेमिलियर हैं नाइकी, एडिडास, पूमा या अंडर आर्मर, ठीक है। तो इन ब्रांड्स के साथ बेसिकली काम करना तो मतलब एक बहुत ह्यूज लेवल की बात है, ठीक है। बट हमारे पास जो कंपनीज हैं, आप कह सकते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने, लेट्स से मैंने 2010 में बिजनेस स्टार्ट किया था एंड दे वर वेरी न्यू बॉर्न कंपनीज। जब हमने उनके साथ, वो हमारे साथ कनेक्ट हुए, तो एंड दे आर स्टिल वर्किंग विद अस। तो that time in 2010 we are very small and same for them as well. वो भी छोटी कंपनीज थी, लेकिन now they are become a big companies over there. तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम बहुत फेमिलियर ब्रांड से काम कर रहे हैं, बट दे आर इनफ बिग कि वो हमारे, अगर हमारे पास 100+ पीपल दे आर वर्किंग फॉर अस, तो उनको वो फीड कर रहे हैं, या उनके साथ हमारा जो है ना अच्छा कोलैबोरेशन इतना है कि हम लोग एक अच्छी इंडस्ट्री को बिल्ड अप कर पाए हैं। थैंक यू वेरी मच पीटर भाई। हमारे साथ रियाज नवीद साहब भी मौजूद हैं, और रियाज नवीद साहब जो है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। ये इस वक्त आपने सुना होगा UCH का रेस्टोरेशन जो हो रही है, उसमें UCH लवर्स के नाम से इसको लीड कर रहे हैं। रियाज भाई, हम आपको वेलकम करते हैं। अगर आप थोड़ा सा बता सकें अपना, जो आपने अपैरल स्टोर इन दिनों में स्टार्ट किया है और जो आप मेडिकल गुड्स का काम कर रहे हैं। रियाज भाई, आप इधर हैं? जी, थैंक यू सो मच अलीम भाई। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप मुझे नोट किया होगा या मुझे पूछेंगे कुछ, तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम रियाज नवीद है, और हम बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की इन 5 कंट्रीज, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK और सऊदी अरेबिया। ये डॉक्टर्स को हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड। तो ये फॉर द लास्ट 15 इयर्स से जो मैं ये कंपनी रन कर रहा हूँ, है वो मोर देन 100 एम्प्लॉइज। और खुदा का शुक्र है कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसक्रिप्शन कंपनी है। और जहाँ तक UCH का आपने बताया, तो मेरा जो कन्विक्शन है, ये जो मुझे लगता है कि जब खुदावंद आपको ब्लेस करता है तो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, आप कुछ कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए, तो यू मस्ट डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। और इसी पैशन के साथ UCH में हम काम कर रहे हैं। और खुदा का शुक्र है कि पिछले साल जो ऑलमोस्ट बंद कंडीशन में था, अब वहाँ पे काफी अच्छा काम चलना शुरू हो गया है। और इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रिसेंटली मैंने एक हम ब्रांड लॉन्च किया है। उसकी हम अभी प्रोडक्शन में जा रहे हैं, सैम्पलिंग वगैरह कर ली हमने, माई क्लास के नाम से, और माई क्लास अपैरल। उसमें हम जो होजरी का, और फिर उसके साथ जो वुमेन का, वो मेरी मिसेज हैं, वो डिजाइनर हैं और वो उस पर काम कर रही हैं। तो होपफुली इन द नेक्स्ट मंथ हम इसकी प्रॉपर लॉन्चिंग कर देंगे। तो आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड कि हमारे जो जितने पाकिस्तान में क्रिश्चियन बिजनेसमैन है, वो एक जगह पे इकट्ठे होके तो कम्युनिटी के लिए, अपलिफ्ट के लिए, दूसरे बिजनेसमैन जो है उनको सपोर्ट करने के लिए इतना काम कर रहे हैं। तो ये बहुत एक इनकरेजिंग चीज है। और अलीम भाई, मैं हैट्स ऑफ टू यू, आप बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं और आपको बड़ा हर चीज को बड़े गौर से देख रहे होते हैं। यू नोटिस्ड मी, मैंने आज पहले दिन ज्वाइन किया है, तो थैंक यू सो मच। और ये आपकी जो सर्विसेज हैं कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए, ये बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार भाई, थैंक यू वेरी मच पीटर भाई, थैंक यू वेरी मच। आसिफ साहब ने भी मैं ज्वाइन किया हुआ था, मैं देख रहा था, और बाकी सारे दोस्तों का जो बड़ा ज़बरदस्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पैमिला भट्टी, आपका बहुत शुक्रगुजार हैं हम
इस तरह से रॉजर साहब भी हमें हर दफ़ा ज्वाइन करते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमान साहब थैंक यू वेरी मच, सैमसन शलोक साहब, शकीला साहिबा और बहुत से दोस्त जो इस पे ज्वाइन कर रहे हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप सबके सर्टिफिकेट बिल्कुल तैयार होने वाले हैं। इफ्तिखार भाई ने मुझे हदायत दे दी हुई हैं और हम एक ज़बरदस्त सा प्रोग्राम अरेंज करेंगे जिसमें हम आप सबको दावत देंगे और फिजिकली अगर पॉसिबल हुआ तो हम फिजिकली आपको वो कोशिश करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट करें। बस थोड़ा सा कोविड को भी, SOPs को भी ध्यान में रखना है। थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार भाई, आपका एक दफ़ा फिर हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। आप हर दफ़ा बड़ा हमें टाइम देते हैं और मेरे लिए बड़ी लर्निंग्स डेवलप हो रही हैं। आप प्लीज़ ये सर्टिफिकेट मुझे भी एक दीजिएगा। सर ये सर्टिफिकेट आप नहीं देने हैं सर सबको। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, टेक केयर गाइस, मीट यू नेक्स्ट टाइम जी।